नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक कैंपस पे। दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास अपन ने पूरा किया। अब आते हैं अपन मारवाड़ के इतिहास पे या राठौड़ राजवंश पे। दोस्तों, राठौड़ों ने मारवाड़ पे मुख्य रूप से इन्होंने शासन किया था। इनकी तीन प्रमुख शाखाएं हैं, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़, जिन्हें हमें मुख्य रूप से पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं इस क्षेत्र का नाम कैसे पड़ा। नाम मरु प्रदेश। अब प्राचीन जो भी इतिहास है, प्राचीन जो भी साहित्य है, इनके अंदर अपने को मरु प्रदेश के नाम का उल्लेख मिलता है। और ये मरु प्रदेश जो है, यह राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। ये वाला क्षेत्र राजस्थान का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र क्या कहलाता था? मरु प्रदेश। अब दोस्तों, मैंने आपको एक बात बताई थी, जब हम राजस्थान के इतिहास को शुरू कर रहे थे तब मैंने आपको कुछ प्राचीन स्थानों के नाम बताए थे। तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि रामायण के अंदर इस भाग को मरुकांतर नाम से बताया गया है। मरुकांतर नाम से रामायण के अंदर इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? मरुकांतर। और मरु प्रदेश क्या है? जितने भी प्राचीन काल में राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग क्या कहलाता था? मरु प्रदेश। अब दोस्तों, ये किस भाग में है? ये कौन से जिलों में फैला है? ये जो मारवाड़ शब्द है, मारवाड़ शब्द है, यह मुख्य रूप से जोधपुर, पाली और नागौर के कुछ भाग के लिए इस्तेमाल होता है। जो मारवाड़ मध्यकाल के अंदर जो मारवाड़ का शासन स्थापित किया गया था, मारवाड़ जो राज्य था वो जोधपुर, पाली, नागौर के कुछ भागों तक फैला था। लेकिन वर्तमान समय में मारवाड़ जो है, यह पूरा एक सांस्कृतिक प्रदेश है। यह पूरा एक सांस्कृतिक प्रदेश है जो जोधपुर, बीकानेर, नागौर, पाली, बाड़मेर, किशनगढ़ और इनके आसपास के क्षेत्र में फैला है। के आसपास के क्षेत्र में फैला है। दोस्तों, मध्यकाल के अंदर जो मारवाड़ था, यह मुख्य रूप से जोधपुर, पाली, नागौर जिलों में फैला था। लेकिन वर्तमान समय में मारवाड़ जो है, यह एक सांस्कृतिक प्रदेश के रूप में इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। मुख्य रूप से यह भाग है राजस्थान का, यह भाग जो मारवाड़ के रूप में प्रचलित है। अब दोस्तों, आते हैं इस क्षेत्र में शासन किसने किया। इस क्षेत्र में शासन किसने किया था? राठौड़ राजवंश ने। दोस्तों, यह जो क्षेत्र था, यहाँ पे पहले गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। जैसा कि अपन पहले पढ़ भी चुके हैं, गुर्जर प्रतिहार मुख्य रूप से जांगल प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में, शाकंभरी के आसपास के क्षेत्र में रहते थे। और अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर का पुराना नाम क्या था? नागौर। तो इस क्षेत्र में पहले गुर्जर प्रतिहारों ने अपना शासन स्थापित किया, जो कालांतर में राठौड़ों में बदल गया। ठीक है, पहले इस क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार शासन करते थे, फिर यहाँ पर कौन शासन करने आए? राठौड़। तो हमें यह राठौड़ों का राजवंश ही पढ़ना है। तो ये राठौड़ शब्द जो है, यह आया कहाँ से? यह राठौड़ शब्द जो है, यह आया कहाँ से? दोस्तों, संस्कृत के अंदर इसे राष्ट्रकूट कहते हैं। संस्कृत के अंदर यह क्या शब्द था? राष्ट्रकूट, जिसका अपभ्रंश या बिगड़ा हुआ रूप क्या बना? रटौड़। जिसका बिगड़ा हुआ रूप क्या बना? रटौड़। और जो कालांतर में क्या बन गया? राठौड़।
अब जो ये राष्ट्रकूट थे, यह एक राजपूत जाति के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह शब्द जो था यह एक राजपूत जाति के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और यह जो राजपूत जाति थी यह भारत के दक्षिण भाग में शासन करती थी। ये राष्ट्रकूट जो है ये भारत के दक्षिणी भाग में शासन करते थे। आपको याद होगा कि अपन ने त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ा था। त्रिपक्षीय संघर्ष, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, जो कन्नौज के लिए क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, जिसे अपन ने त्रिपक्षीय संघर्ष नाम दिया था। जब अपन ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश पढ़ा था तब यह त्रिपक्षीय संघर्ष अपन ने देखा था। तो यह जो राष्ट्रकूट थे जो दक्षिण में शासन करते थे, मुख्य रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र में, तो इन्हीं से संबंधित है ये राठौड़। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अपन आते हैं राठौड़ों की उत्पत्ति पर। राठौड़ राजवंश जिसने मारवाड़ में अपना शासन स्थापित किया था, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? राठौड़ों की उत्पत्ति दोस्तों, उत्पत्ति से जुड़े हुए दो मत है जो प्रचलित है। राठौड़ों की उत्पत्ति जो है उससे जुड़े हुए दो मत प्रचलित है। एक मत क्या कहता है कि यह कन्नौज से आए थे। यह कहाँ से आए थे? कन्नौज से। और दूसरा क्या कहता है, यह बदायूं से आए थे। दोस्तों कन्नौज जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और मध्यकाल के अंदर इस स्थान के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थान था जिसके लिए अपन ने त्रिपक्षीय संघर्ष देखा है। तो दोस्तों कन्नौज से ही राठौड़ों की उत्पत्ति हुई, एक मत यह कहता है। और दूसरा क्या कहता है, कन्नौज के पास ही एक स्थान है बदायूं, जो वर्तमान समय में यह भी कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। तो अब कन्नौज के शासक थे जयचंद गढ़वाल। दोस्तों जयचंद गढ़वाल याद है आपको? जयचंद गढ़वाल याद है? संयोगिता याद है? संयोगिता तो याद होगा। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी। तो जयचंद गढ़वाल कौन थे? संयोगिता के पिता। अब जयचंद गढ़वाल का पौत्र, इनका पौत्र राव सिंहा, यह क्या है कि राजस्थान की तीर्थ यात्रा पे आया और तीर्थ यात्रा पे आने के बाद में इसने राठौड़ राजवंश की नींव रखी थी पाली में। राव सिंहा राजस्थान की तीर्थ यात्रा पे आए थे और इन्होंने पाली क्षेत्र के अंदर राठौड़ राजवंश की नींव रखी थी। तो इनको क्या माना जाता है? राठौड़ों को कन्नौज का निवासी, या इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कन्नौज से। तो इस मत को समर्थन कौन देता है? नैणसी चंद बरदई और अपने कर्नल जेम्स टोड। यह तीनों क्या है? राठौड़ों को कहाँ से मानते हैं? कन्नौज से। जबकि दूसरा जो है, दूसरा बदायूं, इसका क्या मत है कि राठौड़ों की उत्पत्ति कन्नौज से नहीं, कन्नौज के ही पास स्थित एक स्थान था वहां से हुई। और इस मत का समर्थन कौन करते हैं? डॉक्टर गौरी शंकर हीरा चंद ओझा। ठीक है दोस्तों, राठौड़ों की उत्पत्ति दो स्थानों से मानी जाती है, दो मत प्रचलित है। एक इनको कन्नौज का मानता है, दूसरा इनका बदायूं को मानता है। तो कन्नौज में जो है वो क्या मानता है? यह जयचंद गढ़वाल के वंशज है जो राजस्थान में आके राठौड़ राजवंश की नींव डालते हैं। और दूसरा क्या बोलता है? दूसरा मत क्या कहता है? कन्नौज नहीं, ये बदायूं, जो कन्नौज के पास ही स्थित एक गांव था वहां के। और इस मत को समर्थन कौन देते हैं? अपने गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो दोस्तों अब उत्पत्ति के बाद में अपन शुरू करते हैं राठौड़ों के मूल पुरुष से। राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंहा से।
राव सिंहा। दोस्तों राव सिंहा जो है यह राठौड़ों के मूल पुरुष माने जाते हैं। राठौड़ों के मूल पुरुष माने जाते हैं। मूल पुरुष या आदि राजा, मतलब वह व्यक्ति जिन्होंने राठौड़ राजवंश की नींव रखी थी। अब दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि राव सिंहा जो थे गढ़चंद के पोते थे, और यह क्या होता है कि कन्नौज से राजस्थान में पुष्कर की तीर्थ यात्रा पर आते हैं। पुष्कर की तीर्थ यात्रा पर आते हैं। यहाँ पर यह पुष्करना ब्राह्मणों से मिलते हैं। यहाँ पर यह पालीवाल ब्राह्मणों से मिलते हैं। पालीवाल ब्राह्मणों से मिलते हैं, जो क्या है मुस्लिम आक्रांताओं से पीड़ित थे। मुस्लिम आक्रांताओं से पीड़ित थे। तो यह पालीवाल ब्राह्मण राव सिंहा को क्या कहते हैं, इन मुस्लिम आक्रांताओं से इनकी रक्षा करने के लिए कहते हैं। तो राव सिंहा इनकी बात मान जाते हैं और इनकी रक्षा का प्रण ले लेते हैं। इसके बाद दोस्तों राव सिंहा जो है पाली के आसपास क्षेत्र में राठौड़ राजवंश की नींव डालते हैं, ताकि इन ब्राह्मणों को मुस्लिम आक्रांताओं से छुटकारा दिला सके। तो दोस्तों 13वीं शताब्दी में खेड़ नाम के स्थान पर, खेड़ नाम का स्थान जो बाड़मेर में स्थित है, वहां पर राठौड़ राजवंश की नींव डालते हैं। राठौड़ राजवंश की नींव डालते हैं कौन? राव सिंहा। ठीक है। अब दोस्तों इनकी जो छतरी है, राव सिंहा की जो छतरी है वह बीठू गांव में स्थित है। ये किस जिले में है? पाली। दोस्तों राठौड़ राजवंश की नींव डालने वाला व्यक्ति राव सिंहा। राव सिंहा जयचंद गढ़वाल के पोते थे, जो राजस्थान में पुष्कर की तीर्थ यात्रा पे आए थे। वहां यह पालीवाल ब्राह्मणों को बचाने का प्रण लेते हैं और मुस्लिम आक्रांताओं को यहाँ से भगाने का बीड़ा उठा लेते हैं। इसके बाद खेड़ नाम के स्थान पर यह राठौड़ राजवंश की नींव रखते हैं। तो राठौड़ों की पहली राजधानी कौन सी है? खेड़। ये आपको ध्यान रखना है। राठौड़ों की पहली राजधानी कौन सी थी? खेड़। और इसके बाद इनकी छतरी कहाँ स्थित है? बीठू गांव में, पाली में। दोस्तों इनके बाद में अगले शासक आते हैं अपने धुवड़। इनके बाद अगले शासक कौन बनते हैं? धुवड़। अब धुवड़ एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कि राठौड़ों की जो कुल देवी है, राठौड़ों की कुल देवी कौन है? नागणीची माता। नागणीची माता की मूर्ति नागणीची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेके आते हैं। नागणीची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेके आते हैं। यह कौन है? राठौड़ों की कुल देवी। और दोस्तों इनका मंदिर कहाँ स्थित है? नागणीची माता का मंदिर कहाँ स्थित है? नगाणा गांव, बाड़मेर। ये आपको ध्यान रखना है। नागणीची माता का मंदिर कहाँ स्थित है? नगाणा गांव, बाड़मेर में। दोस्तों धुवड़ के बाद जो महत्वपूर्ण अगला शासक आता है वो आता है मल्लीनाथ जी। वो आता है मल्लीनाथ जी। दोस्तों ये मल्लीनाथ जी जो है, इनका नाम हम एक जगह और सुनेंगे। यह राजस्थान के एक प्रचलित लोक देवता भी है। राजस्थान के एक प्रचलित लोक देवता भी माने जाते। दोस्तों यह मल्लीनाथ जी तो यह एक चमत्कारी पुरुष थे और यह भविष्य को देख सकते थे। तो इनका इस क्षेत्र के अंदर बड़ा प्रभाव था। इतना प्रभाव था कि इनके नाम पे ही बाड़मेर क्षेत्र का नाम मालानी रखा।
दोस्तों आपने सुना होगा, मैंने आपको प्राचीन राजस्थान के नामों में बताया था कि बाड़मेर क्षेत्र का नाम क्या है, मालानी। तो ऐसा माना जाता है कि जो मालानी नाम है, ये मालानी नाम किन की वजह से पड़ा हुआ है, मल्लीनाथ जी की वजह से। किन की वजह से, मल्लीनाथ जी की वजह से। अब दोस्तों मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है, इनका शासक से ज़्यादा हम लोक देवता के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, शासक से ज़्यादा लोक देवता के रूप। तो इनका मंदिर जो है वो कहाँ है, तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा कहाँ स्थित है, बाड़मेर में। और इनके इस मंदिर में हर वर्ष एक बहुत विशाल मेला लगता है, एक बहुत विशाल मेला लगता है, जो कब लगता है, चैत्र माह में। चैत्र माह के कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक मल्लीनाथ जी का मेला कब लगता है, चैत्र माह में, कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक। तो दोस्तों जो प्रमुख शासक थे, महत्वपूर्ण शुरुआती शासक थे 3, राव सिंहा जो इनके आदि पुरुष थे, उसके बाद दूहड़ जो नागणेश जी की मूर्ति लेके आते हैं, और तीसरा अपना मल्लीनाथ जी। अब दोस्तों मल्लीनाथ जी के बाद में अगले शासक आते हैं राव चूड़ा, उन्हें देखते हैं। राव चूड़ा, अगले शासक आते हैं दोस्तों राव चूड़ा। राव चूड़ा जो थे, यह राठौड़ राजवंश के एक प्रतापी शासक हुए थे, प्रतापी शासक। इन्होंने राठौड़ राजवंश की नई राजधानी को स्थापित किया, नई राजधानी को स्थापित किया। कहाँ, मंडोर। कहाँ पे स्थापित किया था, मंडोर। दोस्तों मंडोर याद है कहाँ पर स्थित है, मंडोर जोधपुर में स्थित है। लेकिन मंडोर क्या था, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भी रही। तो राव चूड़ा ने गुर्जर प्रतिहारों से उनकी राजधानी छीन के अपनी नई राजधानी किसे बनाया, मंडोर को। और साथ ही साथ इन्होंने अपने राज्य का विस्तार भी किया, राज्य का विस्तार भी किया। इन्होंने नागौर को जीता, डीडवाना को जीता, और अपने राज्य का विस्तार किया। इसीलिए यह अपने समय के प्रतापी शासक थे। अब दोस्तों इनका एक पुत्र है रणमल, इनका एक पुत्र है, और एक है इनकी पुत्री हंसा देवी। दोस्तों रणमल ने हंसा देवी का विवाह किससे करवाया था, राणा लाखा से। किससे करवाया था, राणा लाखा। दोस्तों राणा लाखा याद है, हसमत वाला राजा, जिसने लाख रुपए की बात की थी। क्या लाख रुपए की बात की थी, यह वो शासक था जिसके समय में मेवाड़ के अंदर बहुत आर्थिक प्रगति हुई थी। मेवाड़ के अंदर चांदी का उत्पादन, जावर माइन से या जवार की खान से चांदी का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होने लगा था। तो ये राणा लाखा वही है। तो राणा लाखा का विवाह किनसे होता है, हंसा देवी से। इनका पुत्र कौन होता है, मोकल, और मोकल के पुत्र होते हैं राणा कुंभा। तो दोस्तों अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो रणमल हुए थे, रणमल जो थे मोकल के संरक्षक बने, रणमल मोकल के संरक्षक बने। और रणमल जो थे यह एकमात्र ऐसे मारवाड़ के शासक बने जिन्होंने एक छत्र मारवाड़ और मेवाड़ दोनों पे शासन किया। एक छत्र मारवाड़ और मेवाड़ पर शासन करने वाला व्यक्ति कौन है, रणमल। एक छत्र मारवाड़ और मेवाड़ पर शासन करने वाला राव। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। रणमल जो थे
यह वो व्यक्ति थे जिन्होंने मारवाड़ और मेवाड़ दोनों पे एक साथ शासन किया था। अब दोस्तों रावचूड़ा के बाद अगला शासक बना था अपना रणमल, और रणमल का पुत्र था रावजोधा। रणमल का पुत्र कौन था? रावजोधा, जो 1453 ईस्वी के अंदर मारवाड़ का शासक बनता है और कब तक रहता है? 1489 ईस्वी तक। रावजोधा कब शासक बने? 1453 ईस्वी में। अब दोस्तों रावजोधा जो थे इन्होंने एक नया नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया था? जोधपुर। इन्होंने जोधपुर शहर की नींव रखी थी, और किस वर्ष में रखी थी? यह 1459 ईस्वी में। 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर की नींव रखी और जोधपुर को अपनी नई राजधानी बनाया, नई राजधानी भी बनाया। तो दोस्तों अब इनकी जो राजधानी थी वो खेड़ से कहाँ आई? मंडोर, और मंडोर से कहाँ चली गई? जोधपुर। अब जब जोधपुर को एक राजधानी के रूप में स्थापित किया तो इसकी सुरक्षा भी जरूरी थी। तो इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने क्या किया? जोधपुर के अंदर एक किले का निर्माण भी करवाया। जोधपुर के अंदर चिड़िया टूक पहाड़ी, जोधपुर के अंदर चिड़िया टुक पहाड़ी पर एक किले का निर्माण करवाया, जिसका नाम क्या दिया गया? मेहरानगढ़। इस किले का नाम क्या दिया? मेहरानगढ़। अब दोस्तों मेहरानगढ़ जो नाम पड़ा, यह कैसे पड़ा? यह बहुत विशाल किला था, इसलिए इसे क्या कहा जाता था? महागढ़। क्या कहा जाता था? महागढ़, जो बदलते बदलते किस में बदल गया? मेहरानगढ़ में। अब दोस्तों इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि या मयूर ध्वजगढ़। इस किले की जो आकृति है वो एक मयूर जैसी, जिस प्रकार से मयूर अपने पंख फैलाता है इसी प्रकार से ये फैलाते हुए बनाया गया। तो इसकी वजह से इसका एक अन्य नाम भी क्या है? मयूर ध्वजगढ़। और साथ ही साथ इसे जोधपुर का किला भी कहते हैं और सूर्यगढ़ भी कहते हैं। तो इस किले के जो महत्वपूर्ण नाम हैं वो क्या क्या है? एक तो मेहरानगढ़ कहते हैं इसको, एक गढ़ चिंतामणि, एक मयूर ध्वजगढ़ या मोर ध्वजगढ़ भी है, और एक है सूर्यगढ़, जिसके बाद जोधपुर का किला। अब दोस्तों जो रावजोधा थे इन्होंने इस मंदिर, दोस्तों जो मेहरानगढ़ किले की नींव रखी गई थी वो किसके द्वारा रखी गई थी? करनी माता द्वारा। इस किले की नींव जो रखी गई थी वो करनी माता द्वारा रखी गई थी। दोस्तों करनी माता जो है वो राठौड़ राजवंश की या राठौड़ों की ईष्ट देवी है, राठौड़ों की ईष्ट देवी है। दोस्तों दो देवियां होती है, एक ईष्ट देवी और एक कुल देवी। ईष्ट देवी और कुल देवी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि राठौड़ों की कुल देवी कौन है? नागणेची माता। नागणेची माता। और इनकी ईष्ट देवी कौन है? करनी माता। तो ईष्ट देवी तो वो हो जाएगी जो आराध्य देवी होगी या जिनकी ये पूजा करते हैं, जिनको यह अपना ईश्वर मान के जिनको ये पूजते हैं। और कुल देवी जो होगी वो इनके कुल में ही जन्म लेगी, लेकिन जैसे 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 बड़ी होगी वो देवी बन जाएगी, जिसकी ईश्वर के रूप में या देवी के रूप में जिसकी पूजा होने लगेगी, जो चमत्कार दिखाएगी, तो वो होगी कुल देवी। कुल देवी इनके कुल में ही जन्म लेगी, लेकिन वह चमत्कार दिखाएगी, वह एक ईश्वर के रूप में पूजा जाने लगेगी या देवी बन जाएगी।
जबकि इष्ट देवी कौन होगी? इनकी आराध्य देवी। अब जो करनी माता है, करनी माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। करनी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? देशनोक में। देशनोक कहाँ स्थित है? बीकानेर। यह चूहों के मंदिर से भी प्रसिद्ध है। देशनोक का मंदिर जो है यह चूहों के मंदिर से भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अब जो राव जोधा थे, राव जोधा ने मेहरानगढ़ के अंदर एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। किसका? चामुंडा देवी का। चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले के अंदर एक मंदिर का निर्माण करवाया था, चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण संधि होगी राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य। आपको जब मैंने कुंभा पढ़ाया था तब यह संधि बताई थी मैंने, शांति संधि, जो आवल बावल की संधि के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो आवल बावल की संधि जो हुई थी, यह कब हुई थी? आवल बावल की संधि 1453 ईस्वी। दोस्तों आवल बावल की संधि यह आपको अच्छी तरीके से याद होगी, जब मेवाड़ राजवंश हम पढ़े थे तब इसको हमने पढ़ा था। तो यह एक शांति संधि थी जो मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य सीमाओं का निर्धारण करने के लिए की गई थी। सीमाओं का निर्धारण करने के लिए की गई थी। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि सोजत पाली में जो स्थित है उसे क्या माना गया? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा। अब दोस्तों ये किस किस के मध्य हुई थी? यह हुई थी राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य। राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य हुई थी आवल बावल की संधि। अब इसमें एक मुख्य बात है कि इस संधि को कराने का श्रेय किसको जाता है? श्रेय जाता है हंसा बाई को। श्रेय किसको जाता है? हंसा बाई का। हंसा बाई जो थी वो राव जोधा की बुआ थी या इनकी दादी। ठीक है, इनका पुत्र मोकल के पुत्र कौन थे? कुंभा। तो यह जो है यह मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य शांति स्थापित करते हैं। अभी मैंने बताया था कि हंसाबाई किसकी पुत्र थी? राव चूड़ा की। और इनका विवाह किससे हुआ था? राणा लाखा से। और राणा लाखा की संतान हुई थी मोकल, और मोकल की संतान थे कुंभा। तो यह मेवाड़ मारवाड़ में शांति स्थापित कर। इसके साथ में एक और बात हुई थी कि राव जोधा की पुत्री का विवाह, श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ भी हुआ था। तो वो इसी संधि के तहत हुआ था। तो दोस्तों यह एक शांति संधि थी जो मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य हुई थी। तो दोस्तों अपना राव जोधा यहाँ होता है पूरा। अब इसके बाद अगला आता है अपना सातल देव। सातल देव दोस्तों आपने गुड़ला त्योहार के बारे में सुना है? ये गुड़ला त्योहार की शुरुआत कैसे हुई उसे देखते हैं। राव सातल देव। दोस्तों राव सातल देव जो है यह गुड़ला त्योहार के लिए माने जाते हैं। इनके शासनकाल से गुड़ला त्योहार को मनाया जाना शुरू किया गया था। कौन सा त्योहार? गुड़ला त्योहार। अब दोस्तों ये गुड़ला त्योहार जो शुरू हुआ था ये शुरू कैसे हुआ था? दोस्तों ये गुड़ला त्योहार जो है ये बनाना शुरू क्यों किया गया था उसको देखते हैं। दोस्तों मारवाड़ के अंदर एक गुड़ले खां नाम का आक्रमणकारी आया। वो क्या कर लेता है? मारवाड़ के क्षेत्र के अंदर महिलाओं का अपहरण करके चला जाता है। तो यह खबर जब सातल देव को लगती है तो सातल देव एक सेना लेके जाते हैं और गुड़ला खां का पीछा करते हैं।
इसके ठिकाने को ढूंढ के इसकी हत्या करते हैं। और वो इसकी जब हत्या करते हैं तो इसके सर में तीर ही तीर मारते हैं, इसके सर में तीर ही तीर मारते हैं ऐसे। तो इसके सर में क्या है, बहुत सारे छेद हो जाते हैं। फिर इसका सर काट के पूरे मारवाड़ के अंदर घुमाते हैं। दोस्तों ये जो गुड़ले खां का ये सर काट के ये इस प्रकार से इन्होंने पूरे मारवाड़ में घुमाया था, तो इसी कारण इनके शासनकाल से गुड़ला त्यौहार जो है वो मनाना शुरू किया जाता है। दोस्तों आप गुड़ला त्यौहार के बारे में जानते होंगे, गुड़ला घूमे जी, गुड़ला घूमे जी। तो गुड़ला क्या होता है दोस्तों, एक घड़ा होता है या एक मटकी जिसके अंदर क्या किए होते हैं, छेद किए हुए होते हैं। एक मटकी होती है जिसके अंदर छेद किए रहते हैं और अंदर रखा रहता है एक दीपक। अब दोस्तों ये जो मटकी, छेद वाली मटकी, यह क्या है, यह गुड़ले खां का सर है और इसमें जो छेद है वो ये क्या है, तीर दिखा रहे हैं। और लड़कियां इस छेद वाले मटके को लेके घूमती है और साथ में गुड़ला के गीत गाती है। तो यह वास्तव में क्या था कि ये गुड़ले खां की मौत को कर खुशी बनाते हैं इस छेद वाले मटके के द्वारा। तो दोस्तों अब ये जो गुड़ला का त्यौहार है ये मनाया कब जाता है, इसके साथ एक नृत्य भी होता है, गुड़ला नृत्य। अब दोस्तों ये मनाया कब जाता है, ये मनाया जाता है चैत्र माह में, चैत्र माह की कृष्ण अष्टमी से, चैत्र माह की कृष्ण अष्टमी से शुक्ल तृतीया तक, चैत्र माह की कृष्ण अष्टमी से शुक्ल तृतीया तक यह त्यौहार बनाया जाता है, जिसमें लड़कियां क्या करती है, एक छेद वाला मटका लेके इसमें दीपक रख के गीत गाती है और जगह जगह घूमती है। अब दोस्तों राव सातल देव के बाद में अगला महत्वपूर्ण शासक आता है राव गांगा। राव गांगा जो था यह दोस्तों आपको याद होगा, मैंने जब आपको महाराणा सांगा के बारे में बताया था, तो महाराणा सांगा ने क्या है कि एक छत्र के नीचे सारे राजपूताना के राजपूत शासकों को एक किया था खानवा के युद्ध में। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। तो खानवा के युद्ध में अपने पुत्र राव मालदेव को या कुंवर मालदेव को भेजने वाले शासक कौन थे? राव गांगा। तो इन्होंने अपने पुत्र को खानवा के युद्ध में भेजा था। दोस्तों खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? तारीखें दोस्तों याद रहनी चाहिए बहुत अच्छे से। तो दोस्तों अब राव गांगा जो थे यह क्या है, एक नंबर के नशेड़ी थे और अपना अफीम लेके ये पड़े रहते थे किले में। तो एक दिन मौका देख के इनका पुत्र मालदेव इनकी हत्या कर देता है और मारवाड़ का अगला शासक बनता है। राव गांगा की हत्या कौन करता है? राव मालदेव। अब ये राव मालदेव जो है ये मेवाड़ का क्या कहलाता है? पितृहंता। सॉरी, यह मेवाड़ का क्या, यह मारवाड़ का क्या कहलाता है? पितृहंता। दोस्तों यह जो मालदेव था यह अपने पिता की हत्या कर देता है, इसलिए यह मारवाड़ का पितृहंता शासक कहलाता है। मारवाड़ का पितृहंता शासक कहलाता है। चलो दोस्तों अब आते हैं अपने राव मालदेव। राव मालदेव जो मारवाड़ का शासक बना था 1532 ईस्वी में और 1562 ईस्वी तक यह शासक रहा था, राव मालदेव। दोस्तों राव मालदेव का एक उपनाम था हसमत वाला राजा।
हसमत वाला राजा मैंने आपको पहले भी बताया था, राणा लाखा। तो हसमत वाला राजा क्यों कहलाते थे? क्योंकि यह वैभवशाली थे, वैभवशाली। इनके समय में धन की अपार मात्रा में अवेलेबिलिटी थी, या धन बहुत ज़्यादा मात्रा में इनके पास था। तो इसकी वजह से इनको क्या कहा गया? हसमत वाला राजा। और इनको अल-बदायूनी, अल-बदायूनी ने इनको क्या कहा है? पुरुषार्थी राजकुमार। अल-बदायूनी ने इनको क्या कहा है? पुरुषार्थी राजकुमार, पुरुषार्थी राजकुमार। दोस्तों अल-बदायूनी आपको याद है, यह अपने हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा हाल लिखने वाला शासक था। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी, मुंतखाब उत तवारीख। मुंतखाब उत तवारीख, या इसे अपन तारीखे बदायूनी भी कहते हैं। और अल-बदायूनी जो था, यह दोस्तों रामायण महाभारत इनको संस्कृत से पारसी भाषा में ट्रांसलेट करने वाला इतिहासकार भी था। इनकी पुस्तक कौन सी है? मुंतखाब उत तवारीख। और राव मालदेव को क्या कहा इन्होंने? पुरुषार्थी राजकुमार। अब दोस्तों इसके समय में एक महत्वपूर्ण बात आती है रूठी रानी की। रूठी रानी की इतिहास में एक रानी प्रसिद्ध है, उमादे। उमादे जो थी, यह भाटी शासक लूणकरण, जैसलमेर के भाटी शासक लूणकरण की पुत्री थी। और इनका विवाह मालदेव के साथ में हुआ था 1536 ईस्वी में। अब दोस्तों हुआ क्या कि जो इनके पिता लूणकरण थे, इनकी मंशा जो थी वो थोड़ी गलत थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक षड्यंत्र रचा जिसके तहत राव मालदेव की हत्या करनी चाहिए। अब यह षड्यंत्र जो था, यह उमा देवी को पता चल जाता है, और उमा देवी अपनी एक दासी को भेज के राव मालदेव को क्या कर देती है? सचेत कर देती है। लेकिन दोस्तों राव मालदेव को जब ये पता चलता है कि लूणकरण उनकी हत्या करना चाहता है, तो वो बड़े गुस्सा हो जाते हैं। राव मालदेव गुस्सा हो गए थे, इस बात पे रानी उमा देवी क्या है? चिढ़ जाती है। और यह क्या है? गुस्सा होके कहाँ चली जाती है? तारागढ़ दुर्ग में। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में। दोस्तों जब उमा दे राव मालदेव को खबर पहुंचाती है कि इनकी हत्या का षड्यंत्र रचाया जा रहा है, तो मालदेव गुस्सा हो जाते हैं और इस बात से उमा देवी चिढ़ जाती है और वह क्या है? रूठ के कहाँ चली जाती है? तारागढ़ दुर्ग, और जीवन पर्यंत यहीं पर रहती। अब दोस्तों एक बार मालदेव क्या है? इन्हें मनाने का प्रयास करते हैं और यह वापस जोधपुर आने को तैयार भी हो जाती है। लेकिन जब इन्हें अपनी अन्य रानियों को, अपनी मालदेव की दूसरी रानियों के रूखे व्यवहार के बारे में पता चलता है, तो यह क्या है? वापस आने की बात छोड़ देती है और जीवन पर्यंत कहाँ रहती है? तारागढ़ दुर्ग में। अब दोस्तों यह इतिहास में उमा दे जो है, यह इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? रूठी रानी से। तो दोस्तों इसमें सवाल क्या बनता है? रूठी रानी कौन है? इसका विवाह किससे हुआ था? ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, ये जो उमा दे थी, यह मालदेव की मृत्यु के बाद में सती भी हो जाती है। मालदेव की मृत्यु के बाद में सती भी हो जाती है। सती कहाँ होती है? ये गुरोज गांव में। गुरोज गांव में यह सती हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यह रूठी रानी की कहानी। कौन थी ये? उमा देवी। अब दोस्तों राव मालदेव जो था, यह क्या है? खाली हसमत वाला शासक ही नहीं था, यह बहुत महत्वाकांक्षी शासक भी था।
यह क्या है कि अपने मन में दिल्ली तक को अपने अधीन करने के ख्वाब देखता था। तो इसने क्या है, राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी। अब राज्य विस्तार की नीति में सबसे पहले यह किस पे हमला करते हैं, बीकानेर राज्य पे। तो यहाँ पे अपने पाहेबा साहेबा का युद्ध, जो कब होता है, 1541 ईस्वी में। पाहेबा साहेबा का युद्ध किस किस के मध्य होता है, मालदेव वर्सेस राव जैतसिंह। राव जैतसिंह कहाँ का शासक था, बीकानेर का। अब दोस्तों इस युद्ध के अंदर राव मालदेव की क्या होती है, विजय होती है और राव जैतसिंह क्या है, मारा जाता है। अब जब ये राव जैतसिंह मारा जाता है तो इसका पुत्र जो है, इसका पुत्र कहाँ चला जाता है, इसका पुत्र कल्याणमल किसके पास चला जाता है, शेरशाह सूरी के पास। इसका पुत्र दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। अब दोस्तों ये जो पाहेबा साहेबा का युद्ध था, यह राव मालदेव की एक कूटनीतिक भूल भी कही जा सकती है। क्यों? क्योंकि यह क्या है कि अपने राजपूती शासकों को ये हरा के अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। ऐसे कैसे, इन्होंने एक मेड़ता के शासक वीरमदेव, उनके राज्य मेड़ता पर भी कब्जा कर लिया था। अब यह मेड़ता का जो वीरमदेव था, यह भी किसके पास चला जाता है, शेरशाह सूरी के पास। तो दोस्तों अब आते हैं अगला एक महत्वपूर्ण बात, जो यह राव मालदेव थे, इनके समय में अपना मुगल बादशाह हुमायूं जो था वो राजस्थान से होके निकलता है। तो देखते हैं राव मालदेव और मुगल बादशाह हुमायूं के संबंध। मालदेव हुमायूं संबंध। दोस्तों हुमायूं ने अपना राज्य स्थापित किया था आगरा में। अब इसका युद्ध होता है शेरशाह सूरी के साथ और शेरशाह सूरी क्या है, इसे हरा देता है और बन जाता है 1538 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान। शेरशाह सूरी जो था दिल्ली का आखिरी सुल्तान था। अब होता है क्या है, हुमायूं हारने के बाद में राजस्थान से निकलता है। अब जब राजस्थान में निकलता है तो यह एक जोगी तीर्थ नाम के स्थान पर आकर मालदेव को एक संदेश भेजता है कि वह शेरशाह सूरी को हराने में इनकी मदद चाहता है, या मालदेव हुमायूं की सहायता करे शेरशाह सूरी को हराने में। इसके बाद हम मिलके दिल्ली पे शासन करेंगे। तो दोस्तों मालदेव जो था एक महत्वाकांक्षी शासक था। अब इसको तो चाहिए था अपना राज्य विस्तार करना, तो कहीं ना कहीं इसके मन में क्या आता है कि यह अपना राज्य कहाँ पे स्थापित कर लेगा, दिल्ली पे। तो महाराणा सांगा जो भी क्या चाहते थे, दिल्ली पे अपना शासन स्थापित करना। तो उसके बाद में किसका मौका मिलता है, मालदेव को। तो मालदेव क्या है, खुशी खुशी हाँ भर देता है। अब दोस्तों इसी मदद के लिए हुमायूं जो है यह अपने तीन दूत को भेजता है मालदेव के पास। मीर समंदर, दूसरा भेजता है रायमल सोनी को, और तीसरा आता है अत्का खां। दोस्तों तीनों के तीनों हुमायूं को मालदेव से मदद लेने के लिए मना कर देते हैं और यह कहते हैं कि मालदेव जो है वह आपसे केवल मीठी मीठी बातें कर रहा है, उसकी मंशा कुछ और ही,
उसकी मंशा कुछ और ही है। हालांकि मालदेव जो है यह हुमायूं को बीकानेर की जागीर या बीकानेर राज्य सौंपने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन हुमायूं को क्या है, मालदेव पर कभी विश्वास नहीं हो पाता, इसलिए यह राजस्थान से कहाँ निकल जाता है, सिंध की ओर। राजस्थान से कहाँ निकल जाता है, सिंध की ओर। सिंध से चला जाता है ईरान और वहां से यह मदद लेके आता है। अगर दोस्तों यह मालदेव हुमायूं संबंध बनते और मिलके ये शेर शाह सूरी को हराते और दिल्ली पर अपना शासन स्थापित करते तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दोस्तों अपन आते हैं मालदेव के एक प्रमुख युद्ध पे, मालदेव के एक प्रमुख युद्ध पे जो हुआ था शेर शाह सूरी के साथ। इसे क्या कहते हैं, गिरी सुमेल का युद्ध या जैतारण का युद्ध। यह कब हुआ था, 5 जनवरी 1544 ईस्वी को। जैतारण दोस्तों पाली में एक स्थान है, उसके पास में यह गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। यह किस किस के मध्य में हुआ था, राव मालदेव वर्सेज दिल्ली का सुल्तान शेर शाह सूरी। दोस्तों शेर शाह सूरी जो था, अब मालदेव ने क्या है, पहले बीकानेर के शासक और मेड़ता के शासक को हराया था, तो वह दोनों जाके किससे मिल जाते हैं, शेर शाह सूरी से। तो बीकानेर का शासक कौन था, राव कल्याण मल, वह भी किसकी तरफ से लड़ता है, शेर शाह सूरी की तरफ से। और साथ में एक और था वीरम देव। वीरम देव कहाँ का शासक था, मेड़ता का। दोस्तों मालदेव के साथ में जो दो वीर सेना नायक थे, जैता और कुंपा, इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन्होंने शेर शाह सूरी को नाको चने चबवा दिए थे। राव मालदेव के सेना नायक कौन थे, जैता और कुंपा। अब दोस्तों ये युद्ध जो होता है इसमें शेर शाह सूरी क्या है, एक चालाकी करता है। शेर शाह सूरी क्या करता है, एक चालाकी। यह क्या है कि युद्ध होने से पहले एक अफवाह फैला देता है। यह युद्ध होने से पहले क्या करता है, एक अफवाह फैला देता है। और क्या कह देता है कि जैता और कुंपा ने शेर शाह सूरी से गुप्त रूप से सांठगांठ कर लिए और वह युद्ध में मालदेव को क्या देने वाले, धोखा देने वाले। अब यह जो है, यह अफवाह जब मालदेव को पता चलती है तो मालदेव क्या है कि युद्ध भूमि जैतारण छोड़ के चला जाता है सिवाड़ा। मालदेव कहां चला जाता है, सिवाड़ा। सिवाड़ा दोस्तों मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरण स्थली है। मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरण स्थली। लेकिन दोस्तों जैता और कुंपा जो थे, जब उनको यह पता चलता है कि शेर शाह सूरी ने ऐसी कोई अफवाह उड़ाई है, तो यह दोनों क्या है, आग बबूला हो जाते हैं। यह क्या है, पक्के स्वामी भक्त जो कभी इस तरीके की कोई धोखेबाजी के बारे में सोच नहीं सकते। तो यह अपने स्वामी भक्ति को सिद्ध करने के लिए इस जैतारण के युद्ध में कूद पड़ते हैं और शेर शाह सूरी के साथ में ऐसा भयंकर युद्ध करते हैं, शेर शाह सूरी के नाको चने चबवा देते हैं कि अंत में थक हार के, अंत में शेर शाह सूरी दुखी होके अपने घुटनों पे बैठ के एक कथन कहता, मुट्ठी भर बाजरे खातिर, मुट्ठी भर बाजरे खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को देता। मुट्ठी भर बाजरे खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, जो मारवाड़ क्षेत्र था यहाँ कोई बहुत बड़ा धन धान्य पैदा नहीं होता था, यहाँ बहुत थोड़े से बाजरे और का उत्पादन होता था। तो शेर शाह सूरी को मारवाड़ जीतने से कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला था नहीं, लेकिन फिर भी क्या है कि ये युद्ध लड़ता है। लेकिन यह मारवाड़ के वीर सपूतों से
जब लड़ता है तो ये बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसी भूमि जो बहुत ही थोड़े धन का उत्पादन करती है लेकिन ऐसे वीर सपूत पैदा करती है, तो ये बहुत उससे प्रभावित हो जाता है। तो दोस्तों शेरशाह सूरी जो है ये युद्ध जीत जाता है, इसकी इसमें विजय होती है और जैता और कुंपा क्या अंत में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जैता और कुंपा वीर गति को प्राप्त होता है। अब शेरशाह सूरी युद्ध जीतने के बाद में अपने एक खास खवास खां को जोधपुर के किले की जिम्मेदारी सौंप देता है। तो दोस्तों राव मालदेव जो थे यह एक महत्वपूर्ण शासक थे मारवाड़ के, और यह एक महत्वाकांक्षी शासक थे। इनके समय में 3-4 चीज़ें अपने को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी है। एक तो रूठी रानी के बारे में, दूसरा अपने हुमायूं के साथ में संबंध, और यह गिरी सुमेल युद्ध या जैतारण का युद्ध। दोस्तों जो हमारे सवाल पूछे जाते हैं इनसे बहुत पूछे जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था जो भी दिल्ली के सुल्तान हुए हैं, जो दिल्ली के सुल्तान जो भी युद्ध करते हैं राजस्थान के राजपुताना के शासकों के साथ, उनको बहुत अच्छे से हमें करना है। पहले हमने अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा था, तो अलाउद्दीन खिलजी के 3 युद्धों के बारे में जाना था जो मेवाड़ के साथ में किए थे। अब यह दिल्ली का सुल्तान कौन है? शेरशाह सूरी। यह गिरी सुमेल का युद्ध लड़ता है, गिरी सुमेल का युद्ध लड़ता है। तो यह भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसी के साथ में आज का वीडियो होता है पूरा। अब हम कल देखेंगे राठौड़ राजवंश को आगे, जिसमें आगे आएंगे प्रताप के अग्रगामी राव चंद्रसेन और उनके साथ में आगे महत्वपूर्ण शासक और भी। तो दोस्तों तब तक के लिए आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।